हेलो दोस्तों। आज हम छायावाद के प्रसिद्ध कवि निराला की रचना राम की शक्ति पूजा के बारे में, जो हमारे पाठ्यक्रम से लगी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए इस सेशन का मुख्य उद्देश्य अपने आंसर में कैसे वैल्यू एडिट करें ताकि आंसर हमारा डाइवर्सिफाई हो और हमें अच्छे अंकदायी विषय आ सकें। साथ में हम थोड़ा प्रश्नों को भी देखेंगे कि 1985 से लेके 2025 तक कैसे क्वेश्चन आए। तो हम देखते हैं कि 1985 में क्वेश्चन है, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, पंक्ति के आधार पर राम की शक्ति पूजा की द्वंद्वात्मक संरचना पर प्रकाश डालिए। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, यह पंक्ति राम की शक्ति पूजा की केंद्रीय संवेदना की वाहक है। निराला ने महाकाव्य की रचना नहीं की, पर उनके कथानक काव्य में इस शैली के अनेक तत्व पाए जाते हैं। उनकी प्रमुख कविताओं की दृष्टि रखते हुए इस कथन का विवेचन कीजिए। राम की शक्ति पूजा के शिल्प की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। राम की शक्ति पूजा का विषय आख्यानों जैसा है, जिसमें वस्तु योजना के साथ साथ कवि को कल्पना के प्रसार के लिए भी अवसर मिला। समीक्षा कीजिए। राम की शक्ति पूजा में कवि ने युग सत्य के साथ सर्वकालिक सत्य की भी व्यंजना की है। प्रमाण और उपपत्ति दीजिए। राम की शक्ति पूजा में महाकाव्योचित औद्यात्य की स्थिति लक्षित होती है। इस कथन में अपने पक्ष को तर्क और प्रमाण के साथ प्रस्तुत कीजिए। देश के अभ्युत्थान के लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है। राम की शक्ति पूजा को दृष्टिगत कर निराला जी की शक्ति विषयक अवधारणा काव्य में चित्रित चरित्रों के तत्वों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी प्रबंधात्मक कविता में महाकाव्यात्मक गरिमा विद्यमान है। इस कथन के आलोक में उसके काव्य रूप को स्पष्ट करते हुए कविता के काव्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। राम की शक्ति पूजा के आधार पर निराला की चरित्र चित्रण कला की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निराला अपने समय की आवश्यकता अनुसार प्रसंग का चयन, प्रसंग का विस्तार तथा प्रसंग की व्याख्या करते थे। क्या निराला की यह विशेषता राम की शक्ति पूजा में भी दृष्टिगोचर होती है? युक्ति युक्त विवेचन कीजिए। निराला जीवन के राग विराग के विशिष्ट कवि हैं, विवेचन कीजिए। इस बात पर विचार कीजिए कि राम की शक्ति पूजा की संरचना में एक पराजित और दूसरे अपराजित मन की अस्तित्वानुभूत के साथ साथ तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार सन्निहित है। उदाहरण विवेचन कीजिए कि राम की शक्ति पूजा के बाद निराला की रचनाओं में आकांक्षा पूर्ति के स्वप्न क्रमशः कम होते गए हैं। राम की शक्ति पूजा का आज के समय में नया पाठ क्या हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। राम की शक्ति पूजा में निराला के आत्मसंघर्ष की भी व्यथा कथा है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। फिर 17वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा एक पराजित मन और दूसरे पराजित मन के अस्तित्व की अनुभूति है। इस कथन की व्याख्या करते हुए निराला की काव्य का मूल्यांकन कीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है, निराला रचित राम की शक्ति पूजा के शिल्प विधान की समीक्षा कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और 2025 में ऐसा कोई विशिष्ट क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा से नहीं पूछा गया है। तो आइए हम चलते हैं आज के लेक्चर के मुख्य बिंदु पर कि कैसे हम अपने कंटेंट को वैल्यू एडिट करें, अपने आंसर को कैसे हम वैल्यू एडिट करें और अच्छे अंकदाई प्राप्त कर सकें। ध्यान देने योग्य है कि हमारे हिंदी साहित्य में जितने भी कवि हैं, उनके बारे में कम से कम अपने पास एक पेजर नोट्स होने चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो चीज़ें हर कवि के बारे में लिखनी ही लिखनी है। हर आंसर में वो चीज़ें झलकनी ही चाहिए। अपने पास रेडीमेड
पहले से भूमिका, निष्कर्ष, कुछ उनके बारे में पुस्तकें और अन्य रचनाओं या पश्चिमी साहित्य से तुलना, ये हमारे पास पहले से तैयार होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के समय में आने वाला जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके और बेहतर मार्क्स हम पा सकें। तो हम ये देखते हैं कि निराला का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम कौन कौन सी सर्वप्रथम भूमिकाएं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास दो भूमिकाएं हैं, पहला और ये दूसरी। तो सबसे पहली भूमिका की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे है कि निराला हमारे साहित्यिक, सामाजिक और भारतीय अनुष्ठानों के वे प्रासंगिक या प्रारंभिक स्वर हैं जिसके माध्यम से हम माँ सरस्वती वरदे वीणा वादिनी से वरदान मांगते हैं। पहली भूमिका ये। और दूसरी भूमिका अमर राग निराला, जहां उन्होंने जागो फिर एक बार जैसे जागरण गीत लिखे, भिक्षुक जैसी अत्यंत संवेदनशील कविताएं लिखी, वहीं निराला के श्रृंगार ने काव्य रूप लिया, बांधो न नाव इस ठाव बंधु जैसी मंगल गान कविता लिखी। तो हम ये दो भूमिकाओं में से किसी को भी अपने आंसर में लिख सकते हैं, ताकि हमारा आंसर बहुत रोचक बन सके। अब हम ये देखते हैं कि अगर इसमें हम कौन कौन सी पुस्तकों के बारे में लिख सकते हैं। तो हम सब लोग जैसा जानते हैं कि निराला के बारे में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा लिखा है, पढ़ा है, तो सबसे ज़्यादा है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा और दूसरे हैं दूधनाथ सिंह। तो हम रामविलास शर्मा की दो किताबों में से कोई भी किताब का जिक्र, जैसे निराला की साहित्य साधना और दूसरा निराला एक अध्ययन, किसी की भी हम हल्का कोट करते हुए अपने आंसर में आगे बढ़ जाएंगे, ताकि हमारा आंसर प्रामाणिक लगे। और दूसरा है दूधनाथ सिंह, निराला आत्महंता आस्था। इन दोनों जो रचनाकार हैं, आलोचनाकार हैं, इन दोनों का अपने आंसर में कहीं ना कहीं ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो हम ये चीज़ें, भूमिका और पुस्तकों के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम किसी आंसर की एंडिंग कैसे करते हैं। तो हम जो है सबसे बेहतर निराला के बारे में एक शेर के माध्यम से इसकी एंडिंग करेंगे। हम निष्कर्ष के तौर पे हम वो शेर लिखेंगे, क्योंकि ये हम सब लोग जानते हैं कि निराला को भी व्यक्तिगत रूप से ये लगता था कि जितना उन्हें हिंदी साहित्य समाज में सम्मान मिलना चाहिए, वे जिसके हकदार थे उन्हें नहीं मिला। और इसीलिए वे अपने बारे में कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही। तो उनको हिंदी साहित्य में सम्मान वैसा नहीं मिला। और एक शेर है कि पसे मर्ग समझ में आएंगे, ये कौन हमदम थे, समर और गुल खिजा में गर्मियों में आबे जमजम थे। कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी जो प्रासंगिकता है, मेरी उपयोगिता आपको समझ में आएगी। जैसे जब वृक्ष फल उसमें होते हैं, बरसात रहती है, तो उसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती। अब जब जैसे ही वृक्ष में पतझड़ आता है, वृक्ष खड़ा रहता है और सबको उसकी ज़रूरत होती है, तो उसको उपयोगिता समझ में आती है।
तो हम इस शेर के माध्यम से अपना निष्कर्ष लिखेंगे तो पाठक को रोचकता भी होगी और जो आंसर जो चेक करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। फिर हम जो एक महत्वपूर्ण बिंदु अक्सर लेखन के संबंध में छोड़ देते हैं और हिंदी साहित्य में जिनके अभी तक अच्छे मार्क्स आए हैं वो प्रदीप द्विवेदी सर हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र अपने विभिन्न वक्तव्यों में दिया था कि हम कोई भी आंसर है तो उसमें हम पश्चिमी साहित्य या फिर किसी से तुलना और दूसरा पॉइंट उसकी प्रासंगिकता की वर्तमान प्रासंगिकता की चर्चा जरूर करें। इससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, हमें आधे और एक नंबर का फायदा हो सकता है। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि आधे आधे मार्क्स हाफ हाफ नंबर ही आगे चल के एक बड़े नंबर में कन्वर्ट होते हैं और बेहतर अंक मिलते हैं। तो चलिए हम पश्चिमी साहित्य से अगर तुलना करें तो जॉन मिल्टन एक साहित्यकार हैं, उनकी जो पुस्तक है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में राम की तरह आदम भी बुरी शक्तियों से लड़ता है और अंततः उसकी निष्ठा दैवीय योजना का हिस्सा बन जाती है। तो हम एक लाइन में रचनाकार और उनकी रचना का जिक्र जरूर करें ताकि हमारा आंसर डाइवर्सिफाई हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने आंसर में प्रासंगिकता की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए। तो हम प्रासंगिकता की बात करें तो समाज में अभी भी आप देखते हैं गरीबी है, असमानता है, भूखमरी है। और ये हम अगर हमारे पास समय हो तो इनका हल्का हल्का हम डाटा दे सकते हैं। जब आप सोशल इशू GS2 में पढ़ेंगे तो इनके पास आपके पास डाटा रहेंगे तो आप दर्शा सकते हैं कि अभी भारत में कितनी जनसंख्या भुखमरी का शिकार है। तो क्या है कि बात और बेहतर तरीके से प्रमाणित लगेगी। तो समाज में गरीबी, असमानता, भुखमरी के खिलाफ नैतिक और आंतरिक शक्ति का साहस पैदा करती है राम की शक्ति पूजा की कविता। तो ऐसा हमने देखा। आने वाले सेशन में हम तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, इन सभी अन्य जो रचनाकार हैं इसी फॉर्मेट में हम कैसे अपने उत्तर को बेहतर बनाएं और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स अर्जित कर सकें, आगे भी हम इसी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे और जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।